हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। आज हम ग्राम विकास के भारतीय संदर्भ में, जिसे MRDX सर्वे के अंतर्गत हम बातें करते हैं, तो अंतिम ब्लॉक या फिफ्थ ब्लॉक की चर्चा, पांचवें ब्लॉक की चर्चा हम करेंगे, जिसमें कुछ ग्राम विकास से संबंधित बातों की चर्चा होगी। गत कक्षाओं में हमने देखा कि प्रथम ब्लॉक में ग्राम विकास के का परिचय, उसकी सामाजिक रचना, उसकी आर्थिक संरचना, इन पर चर्चा की गई। ब्लॉक 2 में हम लोगों ने ग्राम विकास की कार्यनीतियों की अवलोकन का उनकी हमने चर्चा की। और तीसरे ब्लॉक में हम लोगों ने भूमि सुधार की चर्चा की कि भूमि सुधार आंदोलन, उसमें भूमि सुधार, हरित क्रांति और कृषि के विकास की। कल हम लोगों ने चौथे ब्लॉक में ग्राम विकास के जो प्रशासन होते हैं, प्रशासनिक चर्चा की गई थी। पंचायती राज की व्यवस्था या प्रशासन, उसमें ग्राम विकास में सहकारिता की व्यवस्था, ग्रामीण में विकास में कुछ साख और बैंकिंग की व्यवस्था की चर्चा की गई। आज जो है पांचवें ब्लॉक में, जो इसका अंतिम ब्लॉक है, इसमें ग्रामीण भारत में जो परिवर्तन की स्थिति है, उसको कहिएगा कि बदलाव की स्थिति जो है, कैसे ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की स्थिति, लामबंदी की स्थिति, जिसे मोबिलाइजेशन कहते हैं, गतिशीलता जो होती है जिसको मूवमेंट कहते हैं लोगों में, या एम्पावरमेंट की चर्चा जो करेंगे, या सूचना या शिक्षा या संचार की चर्चा करेंगे, सूचना तकनीक और ग्राम विकास की चर्चा करेंगे। तो ये 3-4 बातें जो हैं जिसकी चर्चा हमने बताई कि सामाजिक बदलाव क्या है, कैसे होता है, उसमें लामबंदी की चर्चा करेंगे, या उसमें फिर एम्पावरमेंट की चर्चा होगी, जिसको सशक्तिकरण कहते हैं हिंदी में, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण की चर्चा होगी। और तीसरी इकाई जो सूचना से संबंधित है, जिसमें शिक्षा, संचार, सूचना, शिक्षा, संचार, इन बातों की चर्चा होगी, जिसकी आवश्यकता हमारे ग्रामीण समाज में बहुत जोर शोर से। और इसी का अंतिम यूनिट जो है, इसमें जो है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो है टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर कैसे विकास किया गया है, विकास की धारा जो कैसे बढ़ी, उसकी चर्चा भी हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत करेंगे। पहले हम सामाजिक बदलाव की चर्चा करते हैं कि सामाजिक बदलाव है क्या चीज़, क्योंकि यह धारणा जो है, सामाजिक बदलाव की धारणा जो है बहुत पुरानी है, ये कोई नई धारणा नहीं है। ये हमारे भारतीय समाज जब स्वतंत्रता काल के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी सामाजिक बदलाव की कई प्रकार चर्चा हुई है। सामाजिक बदलाव का अर्थ यह होता है कि हम भी अपने जीवन में प्रतिदिन रोज में कुछ बदलाव देखते हैं। जैसे बहुत पहले, जब हम बहुत छोटे थे, या बहुत आज के 25-30 वर्ष पहले की बात हम कह सकते हैं, उस पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता था। कंप्यूटर का इस्तेमाल या कंप्यूटर का प्रयोग हम लोगों ने नहीं देखा था अपने भारतवर्ष का आज के 30-35 वर्ष पहले। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा बदलाव आया कि कंप्यूटर जो है, यह एक आवश्यक सेवा हो गई, यह एक कालांतर में एक चिंतन बन गया, यह व्यवहार में इतना आया और समाज के संगठित होने के लिए, उसके रूपांतरण के लिए इतना प्रयोग किया गया कि आज इसकी बहुत आवश्यकता हो गई है। जैसे बदलाव तो शौक शौक भी होता है, कुछ शौक भी होता है जिसको भी बदलाव कहते हैं। कुछ विशेष पोशाक लोग पहनते हैं, कुछ अपना हेयर स्टाइल जो होता है, या अन्य प्रकार के सामानों का प्रयोग जो होता है, फर्नीचर्स वगैरह, ये भी बदलाव है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक बदलाव हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, जैसे हम छोटी सी बात मैंने कहा कि कंप्यूटर की प्रगति, कंप्यूटर का प्रयोग जो आज हर क्षेत्र में, हर जगह में, गांव हो, शहर हो, छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, हर जगह कंप्यूटर क्रांति एक आई है, इसका इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। यही एक सामाजिक बदलाव का रूप होता है। अब सामाजिक बदलाव जो होता है कई तरह का होता है, इसके कई तरह के लक्षण होते हैं, कई तरह की विशेषताएं होती है सामाजिक बदलाव की। सामाजिक बदलाव को पहला लक्षण, जो पहली विशेषता जो बताई गई है, वह यह यूनिवर्सल होता है। सामाजिक बदलाव को यूनिवर्सल रूप में इस्तेमाल करता है, यह यूनिवर्सल होता है। जैसे पहाड़ों में
या जो पहाड़ जो अटल होते हैं, जो जिनमें कोई क्या कहते हैं परिवर्तन माना जाता है कि नहीं होता है, लेकिन उन पहाड़ों में भी भूस्खलन होता है, भूकंप आते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई भी थोड़ी कम होती जाती है। ये कि यूनिवर्सल चीज है, इसमें हम जो है वह है हमारा मानव समाज, उस समाज उस बदलाव के प्रति संवेदनशील तो है, लेकिन यह हमारे हाथ की बात नहीं है समाज का। यह हम पहाड़ों में परिवर्तन या नदियों में परिवर्तन या उसके प्राकृतिक आपदा के चलते कुछ परिवर्तन, यह परिवर्तन मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, यह स्वयं अपने आप प्रकृति करती रहती है, इसमें परिवर्तन आते रहता है। किंतु इस बदलाव का असर मनुष्य पर होता है, मनुष्य पर होता है, इस बदलाव का असर मनुष्य पर होता है। मनुष्य इतना सेंसिटिव होता है कि उसका असर मनुष्य पर होता है। जैसे पहले आप हम लोग जानते हैं कि पहले शिकार खेलकर या अन्य प्रकार के उपाय के द्वारा जो अपने भरण पोषण आदमी करता था, जंगलों में शिकार करता था, कुछ शताब्दियों के पहले, कुछ हजारों हजार वर्ष पहले। और जब उसमें उस शिकार करते करते मनुष्य समाज के संपर्क में आया, वह बाहरी दुनिया के संपर्क में आया, तो उसमें परिवर्तन आने लगे। वह समाज जो है टेक्निकल दृष्टि से उन्नत होने लगा और दूर दूर में उसका परिवर्तन देखा गया। और यह बदलाव जो है कभी नियोजित भी होता है, कभी अनियोजित भी हो जाता है। यह परिवर्तन जो हमने देखा प्रकृति में या जिसको यूनिवर्सल आप मानते हैं, तो यह परिवर्तन कभी नियोजित भी होता है, कभी अनियोजित होता है। जैसे भारत में अंग्रेजी राज के समय में आप उदाहरण स्वरूप लीजिए, तो रेल जो है, रेलवे का विकास जो हुआ, जो दूर दराज गाँव में रेल पहुंचने लगी और लोगों में बदलाव हुआ और लोग रेलवे का इस्तेमाल करने लगे। या इसकी योजना ग्रामीणों ने नहीं बनाई थी, यह अनियोजित था, और जो सरकार थी उसके द्वारा रेल को दूर दूर गाँव में पहुंचाया गया और उसका आज भी विकास होते जा रहा है। तो ये विकास जो होते हैं, ये बदलाव जो होते हैं अनियोजित हो जाते हैं, और कुछ बदलाव जैसे जानबूझकर किए जाते हैं। जानबूझकर कहने का मतलब कि वह नियोजित होता है। जैसे हम मान के चलते हैं उदाहरण स्वरूप कि महिलाओं में शिक्षा का अभाव कम है, साक्षरता की कमी है, तो बेहतर सुविधा देने के लिए जो राज्य सत्ता होती है, वो आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद दोनों की स्थितियों में जो राज्य सत्ता होती है, उसकी साक्षरता को बढ़ाती है, उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाती है, वह सामाजिक बदलाव लाने के लिए उसमें नियोजित तरीके से वह उसमें परिवर्तन लाती है, और उनका आधुनिक समाज से उनका संपर्क जोड़ा जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये बदलाव जो होते हैं कुछ अनियोजित होते हैं और कुछ नियोजित होते हैं। तो नियोजित में हमने बताया कि ये साक्षरता बेहतर उसको, क्योंकि उनको एक धारा, एक सामान्य धारा में लाना है और एक समानता के रूप में लाना है, इसलिए उसमें नियोजित बदलाव किया जाता है। अनियोजित बदलाव जो हमने उदाहरण दिया कि गांव में जो संचार का विकास हो जाता है, गांव में रेल का विकास हो जाता है, उसकी योजना जो हमारे मनुष्य के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा नहीं बनाई जाती है, लेकिन यह योजना जो नियोजित होता है, या इसकी साक्षरता या सुविधा, इसके लिए हम अपने में प्रयास करते हैं, अपने स्तर पर भी प्रयास करते हैं। अब यह होता है कि यह जो बदलाव हमने बताया कि जो यूनिवर्सल होता है, जो हर जगह होता है, तो वह कल्चरल रूप में भी होता है, या उसको कहिए कि सामाजिक रूप में भी होता है, तो उसका एक कुछ परिणाम होता है। उस सामाजिक बदलाव का परिणाम यह होने लगता है कि विभिन्न कालों में, विभिन्न स्थानों में ये बदलाव होने के वजह से लोग अनायास भी उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। यह एक तरह से अभी प्रेरणा देता है, हमें प्रेरणा देता है, या कैटलिस्ट का काम करता है, जिसे कहिए कि यह बदलाव जो है एक हमारे ऊपर एक बदलाव का एक कैटलिस्ट का काम। जैसे कोई आंदोलन होता है, जैसे नर्मदा बांध परियोजना जो सरकार के द्वारा लाई गई, कुछ एजेंसियां जो थी इसका, कुछ लोग जो थे उसका विवाद खड़ा करते थे, कुछ लोग जो इसका समर्थन करते थे। आज भी जैसे पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता है,
कुछ कहीं जगह इसका विरोध होता है, कहीं वन की कटाई होती है तो उसका विरोध होता है, कहीं वन लगाया जाता है तो वहाँ भी विरोध होता है। तो इस तरह वन लगाने का, वन के काटने का विरोध और पक्ष में बातें चलती रहती है, और इस सामाजिक बदलाव का जो है परिणाम हमारे ऊपर, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित और नियोजित तरीके से नयास रूप में होते रहते हैं। अब इसमें सामाजिक बदलाव के जो स्रोत होते हैं, हमारी कुछ सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, कई प्रक्रियाओं की चर्चा की गई है। तो हमने कहा कि सामाजिक बदलाव जो लाना है या परिवर्तन जो हमारे समाज में आता है, ये ग्रामीण स्तर पर हो या फिर धीरे धीरे करके राज्य स्तर पर पहुंचता है, तो पहला इसमें जो स्रोत बताया गया है, सोर्सेज बताया गया है, वह सांस्कृतिक प्रक्रिया बताई गई है। सांस्कृतिक या कल्चरल प्रक्रिया, बुनियादी तौर पर कल्चरल प्रक्रिया को हम मूवमेंट या गत्यात्मक रूप में हम लेते हैं कि इसका एक ये बदलाव की प्रक्रिया यह लाती है, एक तरह से लाती है। जैसे आविष्कार जो होता है वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत पहले मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा रेलगाड़ी का पहिया बनाया या मोटर का आविष्कार किया, या आज के समय में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, मोबाइल का आविष्कार हुआ। तो इस तरह ये एक कल्चरल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह अनेक उपकरण और यंत्र हमारे बीच आते हैं, जिनका आविष्कार होता है, जिनके कारण महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, क्योंकि आविष्कार जो रोज नए नए हो रहे हैं, रोज नया नया परिवर्तन होता है, और वे मानव समाज में हमारे परिवर्तन ला रहे हैं, हमारे ग्रामीण समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। दूसरा होता है आविष्कार, एक होता है अन्वेषण। बहुत लोग आविष्कार और अन्वेषण को, दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं। नहीं, आविष्कार होता है जो नई चीज का खोज हम करते हैं, ये इन्वेंशन कहता है जो नई चीज का खोज है। अन्वेषण होता है रिसर्च, जिसे आप कहते हैं, रिसर्च होता है। जैसे आप जो कीटाणु वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह जिनको हम कहते हैं, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, तो ये जो रोग पैदा करते हैं और ये मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं, इनकी खोज नहीं करनी है, मौजूद होते हैं। लेकिन इनके खोज ने ये चिकित्सा की दुनिया में क्रांति ला दी है, परिवर्तन एक लाया है, खोज लाया है। जीवन और मृत्यु के बीच हमारा जो दृष्टिकोण वह बदल गया है। इस खोज के द्वारा, इस बैक्टीरिया की खोज के द्वारा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी बनती हैं जिस रोग से, जिस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, वही उसके प्रतिरोधक रूप में काम करने लगता है। भी हम लोगों ने देखा कि एक महामारी आई जो, जिसकी वजह से पूरा विश्व प्रभावित हो गया। तो इसका बैक्टीरिया या वायरस जो भी हो, इसकी खोज की गई और इसमें एक चिकित्सा के क्षेत्र में हमने क्रांति लाई और इसका परिवर्तन, इसका असर हमारे समाज पर पड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये अन्वेषण हुआ या आविष्कार हुआ। आविष्कार अपनी सुविधा के लिए करते हैं, अन्वेषण जो पहले से मौजूद होता है उसमें हम परिवर्तन लाकर, उसकी खोज कर, उसको रिसर्च करते हैं, और इस तरह बने इसके अनेकों उदाहरण हैं जिसके कारण दुनिया में बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं उस अन्वेषण के द्वारा। वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में हो। अब इसमें एक आता है शब्द विसरण, अन्वेषण, आविष्कार और विसरण, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन में यह होता है कि आपका विचार जो है एक से दूसरे क्षेत्र में फैलता है, या फैलते फैलते सार्वभौमिक रूप लेता है, यूनिवर्सल रूप में हो जाता है। ये कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसका डिफ्यूजन होता है, या एक से दूसरे खोज में उसका प्रसार होता है, वितरण होता है, उसकी प्रक्रिया बदलती रहती है और यह फैलता जाता है। जैसे उदाहरण लीजिए, हम ले रहे हैं गणित का, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स की दशमलव प्रणाली जो है, माना जाता है कि यह भारत में खोज हुई थी और भारत से अरब जगत में पहुंचा, वहां से पश्चिमी देशों में पहुंचा, और आज यह गणित का अनिवार्य अंग बन गया है। दशमलव प्रणाली की खोज माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष में हुआ था, ये विद्वानों के द्वारा, और वह धीरे धीरे अरब जगत में फैला, और वह धीरे धीरे पश्चिमी के देश में गया, और आज यह समाज के हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में यह प्रणाली, दशमलव प्रणाली का, डेसिमल प्रणाली का प्रयोग शुरू हो गया है।
इस तरह और उदाहरण हम ले सकते हैं जिसका परिवर्तन या वो मैथमेटिक्स के रूप में हो या साइंस के रूप में हो। अब साइंस के रूप में कुछ केमिस्ट्री वगैरह में, कुछ भौतिकी में, कुछ रसायन में, कुछ वायु विज्ञान में, इनमें परिवर्तन जहाँ तहाँ अमेरिका में, इजराइल में या जर्मनी में इसकी खोज की गई। और वहाँ की खोज जो है वह एक से दूसरे क्षेत्र में फैलता है। वह पहले तो संकुचित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में रहता है, धीरे धीरे करके विस्तार रूप फैल लेता है और फैलते फैलते पूरा विश्व में, और पूरा विश्व उसको अपनाने लगता है, उसका लाभ मिलने लगता है, उसको आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरह एक सामाजिक बदलाव का रूप जो हमने बताया यह होता है, और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया होती है। उसमें होता क्या है, किस तरह के सामाजिक बदलाव से होता क्या है कि सांस्कृतिक प्रक्रिया तो बदलती ही है, हमारा कुछ सामाजिक ढांचा भी बदल जाता है। सामाजिक स्ट्रक्चर या सोशल ढांचा भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। सामाजिक ढांचा को जैसे उदाहरण रूप में लेते हैं, जैसे समय समय पर अमीर और गरीब के बीच टकराव होता है। वो माना जाता है कि मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार, मार्क्स का जो सिद्धांत था कि संपन्न और गरीब तबकों के बीच जो तनाव बढ़ता है और वही वर्ग संघर्ष का रूप लेता है, वो मार्क्स का विचार था। हालांकि कुछ देशों ने इसको अपनाया, कुछ देशों में मार्क्स के विचारों को अपनाया, रूस वगैरह ने अपनाया, बहुत सफलता तो नहीं मिली सोवियत संघ वगैरह, लेकिन वह अपनाया गया। अनिवार्य रूप से वह सच नहीं हुआ, लेकिन एक परिवर्तन की दिशा चली। आज भी मार्क्स का उदाहरण हम लोग बहुत जगह हमारे समाज में, बहुत सारे देशों में लिया जाता है। या गरीब अमीर के बीच एक टकराव है, शोषक और शोषित के बीच का एक टकराव है कि उसी में नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सभी लोग एक हो जाओ दुनिया के मजदूरों। तो मजदूर क्लास की श्रेणी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लोग मजदूर हैं जो भी नौकरी में पेशे हैं, जो भी अपना व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, ये सब लेबर क्लास में आते हैं। या जो भी रोजी रोटी के लिए आप काम करते हैं वह अपना, तो उनको एक हो जा। लेकिन ये के संपन्न और गरीब और अमीर के बीच एक विवाद, टकराव आधार बनता है, असमानता बना, असमानता के कारण उसमें सामाजिक तनाव होता है, उसका आंदोलन का रूप लेता है, कभी नस्ल के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर, कभी संपत्ति के आधार पर ये असमानताएं होती है। इस तरह हमारा सामाजिक ढांचा जो है परिवर्तित हो जाता है। कुछ जगह होता है मूल्य का विचार, वैल्यू एंड थॉट, वैल्यू एंड थॉट, वैल्यू भी है, और उन समाज में जिन विचारों का और जिन मूल्यों को हम धारण करते हैं उनमें भी कभी कभी बदलाव आते हैं, उनमें भी कभी कभी परिवर्तन आता है। जैसे उदाहरण देता है कि फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता या भाईचारे का जो विचार आया, वहाँ भी बहुत सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, बहुत 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में सामंती विचार था। जो एक वर्ग था वह बहुत आगे था, वह बहुत संपन्न और वर्ग था। दूसरा जो वर्ग, जो शोषक वर्ग था, शोषित वर्ग था, वह उससे प्रभावित था। तो यह विचार जो है एक प्रकार से परिवर्तन लाया और उसकी गूंज दुनिया के कई हिस्सों में सुनाई दी, और उसमें उसका असर हुआ कि सामाजिक, फ्रांस की क्रांति का असर जो है, वह फ्रांस की क्रांति का असर जो है कई देशों में आया और उसमें परिवर्तन लाया। जो 200-250 वर्ष पहले की बात है, इसमें परिवर्तन लाया। इसी तरह वो जो है हमारे जो, जैसे यहाँ भारतीय समाज में है दलित आंदोलन जो है, आदिवासी आंदोलन जो है, का सशक्त प्रभाव जो है हमारे समाज में जो है, ये सब उसी का रूप है। फ्रांस की क्रांति हो या रूस की क्रांति हो या चीन की क्रांति हो, एक सामाजिक बदलाव लाया, मूल्य और विचार का परिवर्तन लाया। या हमारे भारतवर्ष में दलित और पिछड़े की क्रांति हो या आदिवासी आंदोलन हो, ये सब मूल्य और विचार का एक टकराव होता है, उसकी वजह से ये क्रांतियां पैदा होती है, एक बदलाव यहाँ आता है। इसके बाद अंतिम इसका स्रोत है जैसे पर्यावरण के रूप में हम विचार करते हैं। पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये पर्यावरण जो है एक तरह से हमारे सामाजिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे भूकंप आता है, तूफान आता है, चक्रवात होता है, बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं विपदाएं होती रहती हैं,
और इसका जो है बहुत संबंध मनुष्य से है, मनुष्य में परिवर्तन लाता है और विकास की बहुत सारी प्रक्रिया की रोक देता है। यह पर्यावरण जो है विकास की सारी इसमें गड़बड़ी जो आती है, इसकी वजह से बाढ़ जो आता है, तूफान जो आता है, भूकंप आता है, इसमें विकास की बहुत सारी प्रक्रिया को रोक देता है, रुक जाता है हमारा सामाजिक विकास। उसमें बहुत सारा अब उस बदलाव उसके विरुद्ध हमें लड़ना पड़ता है, हमें तैयार होना पड़ता है, हमें सामाजिक रूप में तैयार होना पड़ता है कि हम इसका सामना कैसे करें। अगर मान लीजिए कोई महामारी आती है, अगर बाढ़ आता है, तूफान आता है, तो उसका सामना हमें करना पड़ता है। इसका असर समाज के प्रत्येक वर्ग को करता है, लेकिन जो वर्ग अति पिछड़ा है, जो वर्ग जनजातीय रूप में है, जो वर्ग अनुसूचित जनजाति के रूप में है, उसके जीवन में बहुत परिवर्तन है, वह ज़्यादा प्रभावित होता है। उसका जीवन एक विचित्र स्थिति में चला जाता है, उसमें एक विचित्र परिवर्तन ला देता है। इस तरह ये जो है, लेकिन उसमें होता क्या है कि राज्य जो होता है उसे राज्य के सहयोग के द्वारा उस प्रभावित इलाकों में जो है एक अभिप्रेरण का काम वह राज्य करता है और वे उसमें परिवर्तन लाते हैं। जैसे हमारे समाज में आज आरक्षण आंदोलन की चर्चा होती है, हमारे भारतीय समाजों में आरक्षण नीति लाई जाती है, इसमें संविधान में इसकी चर्चा की गई है, उस अधिकार की मांग की जाती है, उसमें परिवर्तन प्रतिदिन किया जा रहा है, परिवर्तन लाया जा रहा है। तो इस तरह यह सामाजिक स्थिति को, सामाजिक बदलाव को, यह जो है हमारा, तो कहने का अर्थ हो गया कि सामाजिक बदलाव कई अर्थों में हम ले सकते हैं। इसकी सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है जो आविष्कार, अन्वेषण और डिफ्यूजन के रूप में होता है। इसकी सामाजिक ढांचा जो बदल जाता है, हमारा अमीर गरीब की खाई के बीच होती है, उसमें टकराव पैदा है, यह भी सामाजिक बदलाव लाता है। मूल्य और वैल्यू और थॉट का अंतर हो जाता है। वैल्यू और थॉट के आधार पर जो हमने कहा कि वो क्रांति वगैरह जो क्रांतियाँ होती है, उस क्रांतियों का असर हमारे समाज पर पड़ता है। या पर्यावरण की गड़बड़ी जो है, यह भी सामाजिक बदलाव लाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की। तो इस तरह सामाजिक बदलाव का हमने एक रूप देखा। यह बदलाव का रूप जो इस चैप्टर में हमने किया। आप देखिए कि अब इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप में हम लाएं तो यह बदलाव जो होता है, यह बदलाव जो है गतिशीलता का रूप लेता है। गतिशीलता का अर्थ होता है कि एक से दूसरे स्थान पर जाना। बदलाव तो व्यवहारिक रूप में होता ही है, लेकिन इसमें गतिशीलता आती है। गतिशीलता का अर्थ होता है कि एक से दूसरे स्थान की ओर जाना। इसको परिभाषित किया गया है कि यह जो है माइक्रो से मैक्रो की ओर इसका प्रवाह होता है। यह एक तरह से सामाजिक गतिशीलता को, अब इसमें होता है कि हमारा भारत का जो ग्रामीण समाज जो है, जिसकी चर्चा हमें अभी करनी है, यह सामाजिक गतिशीलता और हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां होती है, वह प्रभावित सामाजिक गतिशीलता से होता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जाति हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार की जाति में मनुष्य जन्म लेता है। तो वह हमारे यहाँ माना जाता है कि जो जिस समाज में जन्म लेता है, जिसका यहाँ जन्म हो जाता है, वह उस समाज का अंग हो जाता है, पहले जातिगत व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि हमारे भारतीय समाज में, भारतीय गांव में जैसे माना जाता था कि जो दलित वर्ग के थे, जिनको अछूत माना जाता था, कुछ वर्ग जो हमारे समाज थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। ऐसी हमारा इतिहास बताता है कि मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते थे वे दलित और अछूत लोग। तो इस तरह उनमें एक ये गतिविधि उसकी बंद थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ कालक्रम के बाद, कुछ गतिविधियों के बाद उनमें परिवर्तन आया और ऐसा हुआ कि उनकी व्यवस्था को, उनके विचारों को ऊंची जाति के लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन जो आज हम समाज रूप में, ग्रामीण समाज के रूप में देखते हैं कि जातिगत रूप में जो जिस हम मान के चलते हैं कि जो जिस जाति में जन्म लिया वो उस जाति का हो गया, उसका संबंध उसी जाति से।
और उसी जाति के कल्चर को, उसी जाति के परिवेश को वह अपनाता है। लेकिन यह जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव की बात होती है कि हम मंदिर में नहीं जाने देंगे, कुएं पर पानी नहीं पड़ने देंगे, इस तरह समाज में जो विभेद पैदा होता है उसका असर होता है। लेकिन कुछ बदलावों से वह जातीय संरचना बदल जाती है और जो निम्न श्रेणी के उनकी कल्चर को, उनके विचारों को कभी ऊंची श्रेणी के लोग अनुपालन कर लगते हैं। उनमें कई तरह के विचार जो हैं हमारे विद्वानों के द्वारा, श्रीनिवासन जी वगैरह हैं जिनका विचार एक हुए हैं, एक विद्वान उनके द्वारा भी है। उनका कहना है कि एक संस्कृतिकरण, या उसको कहिए कि कल्चरल और वेस्टर्न कल्चर, उन्होंने उसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया है सामाजिक बदलाव का, वह कल्चरल और वेस्टर्न कल्चरल दोनों का मिला जुला रूप उन्होंने लाया है। कल्चरल, वो श्रीनिवासन जी का उनका कहना है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कल्चरल रूप में हम सामाजिक व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था को जब लेते हैं तो उस गतिशीलता के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं, तो कभी कभी हिंदू समाज में जो पिछड़े के तरफ के हैं, या जिसे निम्न श्रेणी या जिसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो श्रेणी में बांटा गया है, जो पिछड़ी जाति के हैं, जो नीच जाति के हैं, वह कभी कभी बार बार जो अपनी व्यवस्था को लाते हैं तो उसका असर समाज के उच्च वर्गों पर पड़ता है, उनकी प्रथाओं पर पड़ता है, उनके संस्कारों पर पड़ता है, उनकी विचारधाराओं पर पड़ता है, और वे उसे अपनाने लगते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मार्ग अभी बंद थे वह मार्ग खुल जाता है, उस प्रक्रिया को अपनाने लगता है। वो अपनाने की वजह से गतिशीलता उसमें आती है और उनके कल्चर को, उनके विचारों को, उनके रूप को हम लोग उच्च वर्ग के लोग अपनाने लगते हैं। तो ये कल्चरल जो है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वे भी जो हैं उच्च वर्ग के कल्चर को नीचे वर्ग के कल्चर वाले, नीचे वाले लोग अपनाने लगते हैं। ये हमारा भारतीय समाज में देखा जाता है कि अपनाने लगते हैं। एक कल्चरल परिवर्तन उसमें होता है, ऐसा श्रीनिवासन जी का कहना है कि यह एक गतिशीलता का लक्षण है। समाज में गतिशीलता का लक्षण है, बगैर गतिशीलता के समाज चल नहीं सकता है, क्योंकि समाज में गतिशीलता लाने के लिए उसमें एक दूसरे का कभी कभी अनुकरण करना पड़ता है। अब अनुकरण जो है किसका ज़्यादा हावी होता है, किसका ज़्यादा परिवर्तन लाता है, यह उनकी व्यवस्था के ऊपर, वह उनके विचार के ऊपर, वह उनके कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। उनके अनुसार यह भी था कि जैसे हमारा देश अंग्रेजों के अधीन करीब 100-150 बरस रहा, 150 बरस था, तो पश्चिमी कल्चर को हम लोगों ने हमारे भारतीय समाज में बहुत अपनाया, बहुत उसमें पश्चिमी कल्चर का हमारे भारतीय समाज ने अपनाया और उसको अपनाकर अपने विभिन्न स्तरों में होने वाले परिवर्तन को हम लोगों ने देखा। वह टेक्निकल क्षेत्र हो या संस्थागत हो या विचारधारा हो या वैल्यू हो, उनमें जो है वेस्टर्न कल्चर को हम लोगों ने अपनाया। तो इसमें अंग्रेजी राज में एक शिक्षा या कानून या विज्ञान या टेक्निकल या राजनीति या शहरीकरण या औद्योगिकरण, ये सब बातें जो हमने बताई, केवल शिक्षा का ये जो बदलाव हुआ उसका असर हमारे कल्चर पर पड़ा, हमारे वो वेस्टर्न कल्चर का असर हमारे अपने कल्चर पर पड़ा, उनके वेशभूषा का, उनके भोजन का, उनकी जीवन शैली का, हमारी शिक्षा पर, हमारे विज्ञान पर, हमारी राजनीति पर, हमारे उद्योग पर, हमारे परिवहन पर, हमारी संचार व्यवस्था पर, सभी रूपों पर पड़ा वेस्टर्न कल्चर का असर। पहले तो हमने आपस में जो किया इंटर ट्रांसफर किया, लेकिन वेस्टर्न कल्चर का जब आया और उसकी वजह से हमारे भारतीय समाज में एक परिवर्तन लाया, एक सांस्कृतिक परिवर्तन, एक सामाजिक परिवर्तन जो हुआ, तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ थी, जो कुछ पारिवारिक शक्तियाँ थी, या उच्च नीच का जो भेद था, वह बहुत सारा जो है डिस्करेज हुआ, उनका मूल्य डिस्करेज हुआ। उस वेस्टर्न कल्चर का जो असर हमारे समाज पर पड़ा, तो इसकी वजह से हमारे अपने मूल्यों में
जो है परिवर्तन हुआ। उच्च नीच के मूल्य जो है, वह सांप्रदायिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो, उनमें कुछ परिवर्तन लाया, मतलब कि वो डिस्करेज किए गए। डिस्करेज किए गए तो हम विकास के दूसरे क्षेत्र में पहुंचे, एक बदलाव इसमें लाया गया, क्रमिक बदलाव आते गया, और ये प्रवृत्तियां जो है पुरानी भावना को छोड़ दी, पुरानी भावना के विरुद्ध चली गई और नई भावना का एक संचार हुआ। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो सामाजिक गतिशीलता का असर जातिगत रूप में या कल्चरल रूप में या वेस्टर्न कल्चर के रूप में जो हमारा समाज अपनाते गया, उसको उसमें परिवर्तन लाया, उसमें जातीय परिवर्तन, सांप्रदायिक परिवर्तन या पारिवारिक परिवर्तन या उसके वैल्यू के बारे में, उसकी वजह से कुछ आधुनिकता आई, आधुनिकता की वजह से हमारा उत्थान हुआ, उत्थान की वजह से हमारा विकास हुआ, और इस प्रकार यह कई क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण समाज में और इनकी गतिशीलता को अपनाया गया। इसमें एक चीज आप देखेंगे हम लोग कि अभी हाल में जो है हमारा जो समाज जो है या हमारा संगठन जो है, जिसकी धारणा और विचार में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अभी जो वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि हमारे नागरिक समाज में, हमारे विकास के क्षेत्र में एक परिवर्तन जो है उसकी वजह से आया है, एक बदलाव की वजह से एक परिवर्तन आया है। ग्रामीण समाज में जो हम अनुभव करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में इसने परिवर्तन ला दिया है और हम उससे प्रभावित हुए हैं। तो इस तरह ही एक सामाजिक बदलाव की हमने चर्चा की, इसके स्रोत की चर्चा की, इसकी गतिविधियों की चर्चा की, इसका आप जातिगत जो है असर क्या हुआ, इसका कल्चरल क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर का क्या हुआ, इस तरह मिला जुला रूप हमने एक दिया। इसमें और हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे लामबंदी की। लामबंदी क्या होता है, लामबंदी की वजह से क्या बस, लामबंदी को हम लोग कहते हैं मोबिलाइजेशन, जिसे कहते हैं लामबंदी, मोबिलाइजेशन। लामबंदी का अर्थ जो होता है, यह लोगों का समूह होता है। लोगों का समूह एक विशेष गतिविधि के लिए संगठित होते हैं, उनको लामबंदी को, जो लोगों का समूह एक विशेष गतिविधि के लिए हम संगठित होते हैं और उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, यह लामबंदी होता है, जो हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसमें जैसे हम टेक्निकल क्षेत्र में अगर लेते हैं, अभियंत्रण के क्षेत्र में हम लेते हैं, निर्माण के क्षेत्र में लेते हैं, इस लामबंदी का असर होता है, वह एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और ये लामबंदी का एक असर होता है। इसमें होता क्या है कि लामबंदी से जो वो वर्ग लाभ से वंचित है, समाज का जो वर्ग लाभ से वंचित है या जो कमजोर वर्ग जो है, जिसका ये विकास नहीं हुआ है, वो लामबंदी से अपने अधिकार की वह मांग रखता है, अपने अधिकार की मांग रखता है। अधिकार की रखने से वह उनके अधिकार की मांग को रखने से एक सामाजिक परिवर्तन वह आता है और उसकी आवाज़ वो उठाते हैं, तो यह जो है एक तरह से परिवर्तन को लाता है। जैसे बहुत सारे जगह जो है, जैसे मद्य निषेध का आंदोलन या भारत का एक सिक्को आंदोलन था या एक पर्यावरण आंदोलन था। तो इस तरह जो आंदोलन, जो लामबंद होकर जो हम विरोध करते हैं, उसके बहुत सारे आयामों को हम पकड़ते हैं कि नहीं भाई, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हानिकारक है, इसमें बच्चे प्रभावित होते हैं, महिलाएं प्रभावित होती है, समाज का प्रत्येक पर प्रभावित होता है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो उसके लिए एक आंदोलन शुरू किया था, उसके लिए हम लामबंद होते हैं, एक समूह के रूप में हम लामबंद होकर उसका विरोध करते हैं। ऐसे तो समूह जहाँ हम खेल के मैदान में खड़े होते हैं, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, देखते हैं, वहाँ भी समूह पैदा होता है, लेकिन वहाँ एक समूह कोई लक्ष्य की ओर नहीं है, उसको हम लामबंद रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ तो एक अपना उसको मनोरंजन के साधन के रूप में वहाँ हम इकट्ठे होते हैं, अपने विभिन्न व्यक्तियों का विभिन्न लक्ष्य होता है और वहाँ पर उस लक्ष्य को खेल कूद के मैदान में इकट्ठे होते, तो वह लामबंदी का रूप इसी रूप में हमने बोला कि जिसके लिए हम एक उसको क्या कहिए, परिवर्तनात्मक रूप में, एक बदलाव के रूप में उसको हम देखते हैं
और उसके लिए हम लामबंद होते हैं। ऐसा आंदोलन जो है, जो हमने उदाहरण दिया कि मद्य निषेध आंदोलन या चिपको आंदोलन या सामाजिक क्रांति का या 1974 का हमारा जो है एक जो आंदोलन था जो सत्ता के खिलाफ, ये एक बदलाव का एक था, सत्ता का बदलाव और समता के बदलाव से हर व्यक्ति को उसमें भागीदारी मिले। तो इस तरह, या कभी कभी बंधुआ मजदूर जो होता है उनका मुद्दा होता है, कभी दहेज की बात होती है, कभी सूचना के अधिकार की बात होती है, कभी शिक्षा की बात होती है। इसके लिए हम लामबंद होते हैं। यह लामबंदी उसी रूप में होता है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वह लामबंद होकर वह सरकार जो होती है, सरकारी निकायों के विरुद्ध खड़े होते हैं और अपनी मांग को वह रखते हैं। वह बंधुआ मजदूर हो, दहेज की बात हो, सूचना का अधिकार हो या मद्य निषेध हो, ये विभिन्न क्षेत्रों में लामबंदी की जरूरत पड़ती है। अब इसमें लामबंदी में जैसे हमारा बताया गया है कि हमारे समाज में जो महिलाएं होती हैं, उन्हें महिलाएं जो होती हैं उन्हें कुछ माना जाता है कि हमारा जो भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा जो पूर्व काल में था, आज तो महिलाएं सब समानता की श्रेणी में आ गए, उनका अधिकार भी सब समान रूप में होता है कई जगह रिजर्वेशन। लेकिन पहले की जो हम बात करते हैं, आज के कुछ 50-100 बरस की, 75 बरस की पहले की बात होते हैं, महिलाओं को एक दर्जा अलग तरह का दिया गया था कि वे जो है एक उनको कई तरह की अथियों से, कई तरह के अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता था। उनका काम सिर्फ था घर की जो है अपना चार दीवारी के अंदर वे बंद थी और उसी में वो काम करती थी। पूरी व्यवस्था जो है महिलाओं को एक दूसरी दृष्टि से देखता था। लेकिन एक लामबंदी की प्रक्रिया है, महिलाओं को समाज में अब आज देखा गया कि जो एक पिता के अगर लड़की भी है और लड़का भी है तो दोनों को समान अधिकार आज समाज दे रहा है। समाज के द्वारा, कानून के द्वारा वह दोनों का समान अधिकार मिला है कि दोनों का वह एक इसमें अधिकार है, वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या कानून के क्षेत्र में हो। मतलब कि वे महिलाएं जो हैं अपनी आवाज़ को पुरुषों के साथ उठा सकती हैं और उठाकर उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाती हैं और अपनी मांग को रखती हैं। उनकी यही लामबंदी होती है। इसमें जैसे कभी कभी महिलाओं का सामूहिक बिल वगैरह आता है, उनका वो अपना सामूहिक बिल, उसमें वो मांग रखती हैं कि हमारा सामूहिक रूप से वो स्वयं को लामबंद करती हैं, एक दूसरे को मजबूत करती हैं, एक दूसरे के सरोकार से आगे बढ़ती हैं और अपनी मांगों को, अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी रणनीति को पहचान करती हैं और जिससे उनमें बदलाव आता है। इसके लिए वह संघर्ष करती हैं और संघर्ष जो है लिंगानुपात होता है, उसमें जो है पुरुष वर्ग को भी सहयोग करना पड़ता है, लेकिन मांग उनकी रहती है। तो इस तरह लामबंदी जो है हमारा समाज जो है इस लामबंदी को प्रभावित करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नए युग में जो है कई प्रदेशों में जो है श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं का भी प्रयोग हो रहा है। जैसे राष्ट्रीय रोजगार महिला आयोग की भी स्थापना की जाती है, उनकी भी रिपोर्ट है कि नारीवादी संगठन को, जिसके लिए एक संस्था डॉन बनाई गई है, उनका भी यह है कि महिलाओं की जो है उनके शोषण को दूर करना है, क्योंकि वे संगठित हो रही हैं। संगठित नहीं होंगी तो उनमें जो है क्या कहते हैं, इस तरह उनका विकास वह नहीं होगा। इसमें पुरुष के साथ वह सामाजिक धारा से वह पिछड़ जाएंगे, सामाजिक धारा से पिछड़ी हुई रूप में हो जाती है। उनका व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर उसमें काम करना पड़ता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर काम करना पड़ता है और उन्हें आगे बढ़ा। क्योंकि ये हमने बताया कि जो बहुत सारी कामकाजी महिलाएं जो है, जिनके लिए स्वरोजगार महिला आयोग की स्थापना की गई है, श्रम शक्ति की रिपोर्ट भी बनाई गई है और उनके द्वारा वह अपने संगठन के रूप में वह काम करते हैं। उनका व्यक्तिगत प्रयास होता है, इसमें वह ज़्यादातर सफलता ही मिली है और हमारे समाज की महिलाएं जो है उस क्षेत्र में, एक तरह से हमारा कहने का अर्थ है कि लामबंदी का एक असर यहाँ पर होता है और जो सामाजिक रूप से आगे बढ़ती जाती है। इसी में एक जो है लामबंदी में ही जो आता है
आत्म सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक चर्चा हमारे यहाँ लामबंदी के रूप में की जाती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसे माना जाता है कि इसमें महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, यह माना जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतीय समाज में इसकी चर्चा सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो बहुत की जाती है। यहाँ लामबंदी की चर्चा हम एक अधिक विस्तृत रूप में हम करना चाहते हैं कि जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या चीज़, जो जिसकी चर्चा आगे बहुत विस्तृत रूप में की गई है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। जैसे एक उदाहरण दक्षिण के गांव का दिया गया है कि पहले 20-20 लोगों का समूह बनाया गया, 20 लाख से 100 रुपये है। अब उनके द्वारा 20-20 100 रुपया जमा किया गया, 100 रुपया से बढ़ते बढ़ते वह 50,000 रुपया हो गया उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में। 50,000 रुपया हुआ तो उसके द्वारा वे महिलाएं जो है अपना कुछ काम समाज का करने लगी, छोटे मोटे वो बहुत जो है लोन के रूप में लेने लगी, अपनी बीमारी में, अपनी शिक्षा में, अपने बच्चों के स्वास्थ्य में वह लेती हैं। और इस तरह कुछ ग्रामीण स्तर पर भी जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम, कुछ मच्छर उन्मूलन का कार्यक्रम, सरकारी सेवाओं की प्राप्ति, तो उसमें होता क्या है कि राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा उन्हें सपोर्ट मिलता है। राष्ट्रीय जो संघ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया जाता है उसका राष्ट्रीय बैंकों के द्वारा, जो राष्ट्रीय नेशनल बैंक हमारे जो उनके द्वारा सहयोग मिलता है। उनकी गतिविधियों को शुरू करने के बाद हमारा जो है समाज उसमें लाभान्वित होता है। तो इसकी चर्चा थोड़ा सा हम आगे करते हैं कि है क्या चीज़, एम्पावरमेंट है, इसको सशक्तिकरण जो कहते हैं, सशक्तिकरण में वही सेल्फ हेल्प ग्रुप की चर्चा हम करते हैं। महिला सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं तो इसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमने बताया कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप उसी का एक लामबंदी का रूप है। लेकिन लामबंदी जो है यह तभी हो सकता है जब एक संगठन का रूप वह ले लेता है। जैसे हमने उसको अब जिसकी चर्चा हमने अभी की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का लामबंदी से क्या संबंध है, जो छोटे छोटे स्तरों पर शुरू किया जाता है काम, और छोटे छोटे स्तर का काम जो है बहुत बहुत आगे विस्तृत रूप में ले लेता है। और उसमें समाज के हर वर्ग को, कुछ पुरुष वर्ग में तो आत्म सहायता समूह, लेकिन महिलाओं के में या स्त्रियों के समाज में अधिकांश आत्म सहायता समूह काम कर रहा है हमारे भारतवर्ष में। जो क्या कहते हैं इसमें जैसे उनकी दक्षता को, उनकी नेतृत्व को, उनके उत्तरदायित्व को, उनको परस्पर विचार विमर्श को वह एक आत्म सहायता समूह आगे बढ़ाता है। ये छोटे प्रकार की एक अनौपचारिक समूह होते हैं, एक अनौपचारिक समूह होता है और यह रजिस्टर्ड होता है। इसका प्रेरणा जैसे हम बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक जो 1975 में स्थापना हुई और ग्रामीण बैंकों ने बहुत सारा विकास किया, उसमें महिलाओं को बहुत लाभ मिला, उसी के बाद से हमारे यहाँ भी आत्म सहायता समूह काम करने लगे। और भारत में भी छोटे छोटे आत्म सहायता समूह को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को संगठित किया गया। और संगठित करने के बाद, हालांकि यह एक गैर सरकारी संगठन है, लेकिन सरकार का इसमें सहयोग मिलता है, इसमें सपोर्ट मिलता है, बैंक का इसमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्य, क्योंकि वह बैंक से एक तरह से जुड़ जाते हैं, सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं, और छोटी छोटी राशि से एक बड़ी बड़ी राशि जमा हो जाती है। उस राशि के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के ऋण लिए जाते हैं। वह ऋण जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह ऋण लेता है और उसको ऋण को समय समय पर चुकाया जाता है। एक बार वह छोटे रूप में ऋण लेते हैं तो उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के, इसका वो दक्षिण के कुछ गाँव की चर्चा की गई है हमारे विद्वानों के द्वारा कि दक्षिण में कुछ गांव जो है, इचीकोटी है, एक गांव है जो है शुरू में जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे हेनी पट्टी, पुड्डी पट्टी, ये जो गांव जो है दक्षिण भारत के गांव जो हैं, उनमें सेल्फ ग्रुप बनाया गया और बैंक से उन्हें सपोर्ट मिला और उसमें महिला की समस्याओं का
और उसके द्वारा कुछ सामाजिक काम भी किए गए। उनके द्वारा वो उदाहरण दिया जाता है कि 1997 का की चर्चा की जाती है कि 1987 में कुछ सामाजिक काम भी किए गए, जैसे ग्रामीण स्वच्छता का काम, सड़क का निर्माण, सरकारी सेवाओं में कुछ काम, कुछ मच्छर उन्मूलन का काम, या तो इस तरह धीरे धीरे करके। और जैसे शिक्षा का काम, कुछ महिलाएं जो है इग्नू से जुड़ गई, उनकी वजह से काम। इस क्षेत्र में भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करने लगा और हमारे ग्रामीण ढांचों में बदलाव आने लगा और वंचितों की स्थिति में सुधार वह लाया। तो इस तरह लामबंदी का असर जो है हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में आया और जो हमारे समाज को सामाजिक परिवर्तन को किया। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एम्पावरमेंट की। सशक्तिकरण है क्या चीज़? एम्पावरमेंट का एक चैप्टर है, इसमें इसकी चर्चा अभी थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन इसमें एम्पावरमेंट में होता क्या है कि क्योंकि एक बदलाव की स्थिति समाज के प्रत्येक व्यक्ति में होता है। प्रत्येक नागरिक जो है हमारे समाज का, वह किसी भी क्षेत्र का अपने जीवन में बदलाव चाहता है, थोड़ी बदलाव चाहता है, उसमें परिवर्तन लाना चाहता है। सामाजिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो, उनमें एक यह बदलाव जो है प्रकृति प्रदत्त होता है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। उसमें कुछ, क्योंकि मानव में कुछ असमानताएं होती है, यह असमानता जो है कुछ मानव निर्मित होती हैं, कुछ सामाजिक होती हैं जो सदियों से चली आती हैं, और कुछ जातिगत होता है, कुछ हेरिडिटरी होता है, कुछ पेशे के आधार पर होता है। जैसे पेशे के आधार पर होता है, जैसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट ब्लॉक में हमने चर्चा की थी जजमानी प्रथा वगैरह की। तो जजमानी प्रथा जो है उसी से संचालित होता है, जो कुछ वंशानुगत चलता है, और उस कार्य को जजमानी के कार्य को वो करते हैं। मतलब कि जो परिवार जिस जाति में जन्म लेता है उस कार्य को करता जाता है और उसके बदले उसे पारिश्रमिक मिलता है। जजमानी में हमने चर्चा इसी की थी। तो एक सामाजिक बदलाव की गति जो है होती है। लेकिन यह सशक्तिकरण जो होता है, सशक्तिकरण की अवधारणा जो होता है, जिसके एम्पावर हम अंग्रेजी में एम्पावर कहते हैं, तो इसका अर्थ जो बताया गया है कि एक शक्ति हम देते हैं ऐसे लोगों में जो वंचित वर्ग जो है, जो समूह पिछड़ा हुआ है, जो जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, लिंग के आधार पर जो समूह है वो पिछड़ा हुआ, उसमें एक पावर हम देते हैं, एक पावर उन्हें मिलता है। उस पावर के द्वारा वह समाज के उसमें जो है भूमिहीन जो है, श्रमिक जो है, या अल्पसंख्यक व्यक्ति है, जो महिलाएं जो है, अपने अधिकार को प्राप्त करती हैं। किन से? जो पुरुष वर्ग होते हैं, जो कुलीन वर्ग होता है, जो धनी वर्ग होता है, जो संपत्तिवान वर्ग होता है, उनसे एक अधिकार की वह प्राप्ति करता है। एक पावर का ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, एक पावर मिलता है। वह जो है स्वतः उत्पन्न होता है, आत्मकल्याण की बात होती है, स्वतः उत्पन्न होता है। अब वह स्वतः उत्पन्न जब होता है तो स्वतः उत्पन्न होते होते उसका ऐसा जो व्यवहारिक रूप आता है कि समाज के जो भी वंचित वर्ग हैं, जो श्रमिक या भूमिहीन वर्ग या महिला जो हैं, उसमें एक एम्पावरमेंट मिलता है। तो उसकी वजह से अपनी मांग को वह उठाते हैं और उनके एक दिमाग में, एक विचार में एक परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के आधार पर वह सामाजिक अपनी व्यवस्था में एक परिवर्तन लाते हैं। ऐसे तो एम्पावरमेंट एक आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, एक मनुष्य में जन्म लेती है। जो एक मनुष्य में जन्म लेती है, आत्मसम्मान पर उसका अधिकार होता है, जिसकी बदलाहट एक दूसरे रूप में होती है, आत्मसम्मान के रूप में होती है, ये भी माना जाता है। लेकिन अगर हम आप अपनी सामाजिक प्रक्रिया में देखें तो इसका है एक शक्ति का शारीरिक रूप में संचार होता है, शरीर में संचार होता है, और शारीरिक संचार की वजह से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को हम जाते हैं। इसमें जो होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे एम्पावरमेंट की ओर हम बढ़ते जाते हैं।
एक स्वतः जो उत्पन्न होता है एम्पावरमेंट आता है। एम्पावरमेंट तो स्वतः होता है, लेकिन उस एम्पावरमेंट को कभी कभी रेज करना पड़ता है, कभी उठाना पड़ता है। उसी के लिए हम लोगों ने बताया कि लामबंदी की प्रक्रिया जो होती है उससे एम्पावरमेंट भी उठता है, और एम्पावरमेंट के उठने की वजह से जो है हमारा इसके लिए कई विद्वानों ने, जो कई विदेशी विद्वान हुए हैं जिनका नाम रोलैंड आता है, हर्ट्सॉक आता है, उन्होंने इस तरह की चर्चा 1985 में 88 में सशक्तिकरण की चर्चा की। उन्होंने रोलैंड ने महिला सशक्तिकरण की, जो महिला एम्पावरमेंट की जो है वीमेन एम्पावरमेंट की चर्चा की। उनका कहना था कि महिलाओं में एक सशक्तिकरण की बात जो हम करते हैं वह एक शक्ति देते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की बात होती है, उनकी आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी की बात होती है, उनके विकास के काम में योगदान देने की बात होती है। तो जो हमारा एक कल्चर जो है संकीर्णता की ओर है, उसको हम लोग विस्तृत या उसको विस्तृत रूप में बढ़ाते हैं और उसको आगे लाते हैं। इसमें कई तरह की बातों की चर्चा की गई है कि पहला जो है वो आर्थिक सशक्तिकरण की बात होती है। आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट जो है इसकी चर्चा होती है। जैसे इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में होता है कि हम जो है बैकवर्ड लिंकेज से फॉरवर्ड लिंकेज की ओर जाते हैं। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में बैकवर्ड लिंकेज से फॉरवर्ड लिंकेज की ओर जाते हैं। जैसे जहाँ पर हम बैकवर्ड लिंकेज में प्रशिक्षण के अभाव में, रोजगार के अभाव में या आय के अभाव में हमारी गतिविधियाँ जो रुक जाती हैं, जो हमारी गतिविधियाँ जो पिछड़ जाती हैं, तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उसको ऐसा आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक दृष्टि से उसका ऐसा बनाया जाए कि उनमें जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं उन नीतियों के माध्यम से एक मजबूती उनमें आ जाए, उनकी गरीबी मिट जाए, उनका जीवन स्तर सुधर जाए, उनमें संपत्ति का विकास हो। आर्थिक सशक्तिकरण में यह चर्चा होती है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट में चर्चा इसकी होती है। उसमें होता क्या है कि गांव का जो निर्धन वर्ग होता है, निर्धन वर्ग के बीच हम आर्थिक इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की चर्चा हम करते हैं। भूमिहीन जो निर्धन वर्ग होता है, जिसको न आवास की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, उचित व्यवस्था नहीं होती है गांव में, तो उसको एम्पावरमेंट के रूप में लेने पर उनमें एक एम्पावरमेंट आता है। अपने स्वाधीनता के बाद यह देखा गया कि बहुत सारे भूमि सुधार किए गए। अब भूमि सुधारक के द्वारा जो है निर्धन वर्ग होता है उनमें एक वो आर्थिक एम्पावरमेंट की चर्चा की जाती है। तो उसमें देखा गया कि एक ग्रामीण व्यवस्था में एक परिवर्तन आया भूमि सुधार के द्वारा या उसके स्वामित्व परिवर्तन के द्वारा। तो बहुत सारे जो है काश्तकार जो खेती करते थे उन्हें स्वामित्व का अधिकार मिला। यह हमारे भारतवर्ष में ऐसा हुआ, ग्रामीण निर्धन परिवार में आर्थिक सशक्तिकरण आया और बहुत सारे परिवारों को अधिकार दिया गया। बताया गया है जाता है कि 2001 के बाद, 2001 ईस्वी के बाद करीब करीब 150 लाख काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान की गई उनके द्वारा, उनके स्वामित्व का अधिकार जमीनों पर दिया गया। उनके बीच करीब जो उनके बीच जो है वह करीब 55 लाख लाभार्थियों के बीच जमीन का वितरण किया गया, बहुत सारी भूमि का वितरण किया गया। काश्तकारों का अधिकार, जो खेती करते थे उन्हें वह अधिकार मिला, एक स्वामित्व का अधिकार मिला भी। आर्थिक सशक्तिकरण इसको हम बोलेंगे। उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां दोनों शामिल थी। भूदान की जमीन या बंजर भूमि जो भूमिहीनों के बीच बांटा गया, जो कई सौ एकड़ थी जमीन थी या कई लाख लोग उससे लाभान्वित हुए, उन्हें कुछ जमीनों बंजर भूमियों को दिया गया। यह एक परिवर्तन लाया गया। यह एम्पावरमेंट आर्थिक एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। यह अनुसूचित जनजाति को की जो महिलाएं थी, जो पिछड़ी रूप में थी, उनमें शिक्षा का अभाव था, उनमें स्वास्थ्य का अभाव था, उन्हें भी अधिकार दिया गया, उन्हें भी अधिक धन उपलब्ध कराया गया। उनके लिए वहाँ रिजर्वेशन कराया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ इतने महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा।
उसके आधार पर वे अपने को आगे बढ़ाएं और अपने ऐसा परिवर्तन कुछ दक्षिण भारत के गांवों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में स्थानीय रूप में बहुत वित्तीय रूप में उन्हें सहायता, ज़्यादा विकास उस क्षेत्र में हुआ हमारे भारतवर्ष में। उसका दूरगामी प्रभाव, हमारा दूरगामी सामाजिक प्रभाव जो है हमारे देश में हुआ है। जो समाज के कमजोर वर्ग थे, जो महिलाएं थी या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, या उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि इसके लिए 1979 में एक अनुसूचित जाति और जनजाति का एक कमीशन बनाया गया, जिसे NSFDC कमीशन कहते हैं। NSFDC कमीशन माना जाता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है NSFDC कमीशन। 1989 में, 1989 में वह उसमें हुआ कि भूमि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति हैं, वह भूमि अपनी नहीं बेच सकती हैं। वो भूमि खरीद सकती हैं लेकिन बेच नहीं सकती हैं। वह खरीद सकती हैं लेकिन बेचेंगी नहीं। तो इससे उनका जमीन जो है, उनकी जमीन के जो उन्हें वितरण रूप में मिला, या ऐसे भी जो उनका जमीन थी वह सुरक्षित हो गया, कुछ अधिकार उन्हें दिया गया। यह दक्षिण भारत के गांव में यह परिवर्तन लाया गया, कुछ सामाजिक प्रभाव डाला गया। इसके बाद 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति लगाई गई, आवास की योजना लाई गई सरकार के द्वारा, कि जिसमें हम लोगों ने इंदिरा आवास वगैरह की चर्चा की, कि बहुत जो आश्रयहीन थे, जिन्हें आवास नहीं था, उन्हें आवास दिया गया। और 1991 तक करीब 31 लाख लोगों को जो आश्रय विहीन थे, उन्हें आवास रूप में आवास दिया गया। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, समग्र आवास योजना, ये सब योजनाएं आदि लाई गई। और 88 और 89 में उसको हम लोग कहते हैं, उस वक्त 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई, और ग्रामीण आवास के प्रति उन्हें दिया गया। यह सब ग्रामीण निर्धनों को आर्थिक सशक्तिकरण को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई। या आप बहुत सारी भूमि जो शहर के नज़दीक थे, उनका शहरीकरण होने लगा, उद्योग के रूप में उनकी भूमि की कमी होती गई। शहरीकरण होने से घर मकान बनते गए, उद्योग होने की वजह से उनकी भूमि कम होती गई। इस तरह उनमें परिवर्तन, जो भूमिहीन और निर्धन व्यक्ति, उनके भरण पोषण हेतु कई प्रकार की योजनाएं लाई गई, अनेक प्रकार के रोजगार चालू गए। जैसे 2001 में जो शुरू गई संपूर्ण रोजगार योजना, जिसमें पहले की जो योजनाएं थी, जवाहर योजना वगैरह, और जो GSI वगैरह, ESI वगैरह जो थी, उनको मिलाकर एक संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को लाया गया। और उसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी कहा जाता है। यह भी उसको इस रूप में लिया जाता है, उनको लाया गया। उसी में ट्रैसम को लाया गया, सिट्रा को लाया गया, ट्रैसम, सिट्रा, ये सब जो आए, और बेरोजगार के द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को लाभ दिया गया। उसमें यह माना गया कि भाई भूमि जो है, जो उपलब्ध भूमि है, उसका शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसमें लगातार कमी होती जा रही है, जमीन जो है कम होती जा रही है, बहुत परिवार जो है भूमिहीन होते जा रहा है। उसमें अनुसूचित जनजाति का परिवार तो पहले से ही भूमिहीन था, बाद में उसमें और कमी आती गई, जिनके पास जमीन थी। कुछ और अन्य वर्ग के पिछड़ी जाति के लोग, जिनकी भूमि कम होती है। तो इस तरह स्वरोजगार योजना देने की वजह से उसमें जो है उसका लाभ जो है बहुत सारे लोगों को दिया गया। और उसमें 14,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए गए। हमारे देश की चर्चा जो है, हमारे देश में 14,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए ये उन व्यक्तियों के द्वारा, और उनको सहायता भी दी जा रही है, अभी तक मिलते जा रहा है। उसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं और कुछ महिला लोग हैं। इन लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में सहायता दी जाने लगी, और इस तरह उनका विकास होते गया, और कमजोर और वंचित वर्ग को एक तरह से उनके हर तरह से वित्त उपलब्ध किया गया, बैंकों के द्वारा, केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा, सहकारिता बैंक के द्वारा, भूमि विकास के माध्यम से हर क्षेत्र में उन्हें लाभ मिलने लगा। तो इस तरह ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जो 2001 में लाई गई, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये आर्थिक रूप में उन्हें आर्थिक शक्ति और अधिकार देने के लिए उपायों को जो शामिल किया गया, उसमें यह देखा गया कि जो है ये के चर्चा होती है लिंग बजटन की। लिंग बजट में अब महिलाएं ही आएंगी, लिंग बजट लाया गया, और यह लिंग बजट महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए लाया गया।
उसमें स्वयं सहायता समूह ही कार्य करने लगे, उनके माध्यम से विकास होने लगा। तो इसमें महिलाएं जो हुई और बच्चों का कल्याण दोनों का होने लगा, और दोनों को होने की वजह से वह सरकार के द्वारा जो संस्थाएं रजिस्टर्ड थी उसके द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों के अनुसार वह काम करने लगे। उसमें बहुत प्रकार के हैं, कई विकास निगम आए, कई सफाई निगम आए, कई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम आए, कई पिछड़ा वर्ग वित्त निगम आए। ये सब उसमें उसमें आत्म सहायता समूह के अंतर्गत वह लघु ऋण के को उपलब्ध कराने लगे। तो इस तरह कई क्षेत्रों में वह काम हमारे गांव में होने लगा, और इस तरह आज भी हम इस रूप को देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में वह काम सरकार के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है। तो कई क्षेत्रों में हेलो 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 हाँ, प्रणाम। तो बाद में बात कर, बाद में थोड़ा देर के बाद बात करेंगे, अभी व्यस्त हैं, थोड़ी देर के बाद बात होगी। इस तरह जो है कई क्षेत्रों में यह जो है हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला सशक्तिकरण जो है यह काम करने लगा। कई प्रकार के निगम बनाए गए, कर्मचारी निगम, विकास निगम, सफाई निगम या अल्पसंख्यक वित्त निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त नियम, और इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत राष्ट्रीय स्तर पर आज भी काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे सुविधाओं, किसी किसी क्षेत्र में तो बिहार में तो कहीं कहीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, माना जाता है। और एक ग्रामीण निर्धन वर्गों में एक सशक्तिकरण की, इसमें हुआ क्या कि इसकी मुख्य जो है विशेषताएं जो हो जाती हैं कि इसमें जो परियोजना तैयार की जाती है उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हो जाती है, ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो जाती है, सक्रिय सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से उनकी सक्रिय भागीदारी हो जाती है। और सक्रिय भागीदारी की वजह से आप देख रहे हैं कि आज जो है बायोगैस या सोलर जो है कुकर जो हुआ, सुलभ शौचालय जो हुआ, या महिला कहते हैं शौचालय, सुलभ शौचालय जो हुआ, या जो है ऊर्जा के बिजली के संबंध में सुधार हुआ, ये सब उसी से रिलेटेड है। सब एक तरह से उनमें सामूहिक रूप में जो है वो काम करने लगते हैं। उसमें कुछ सरकारी संगठन भी होती हैं और कुछ गैर सरकारी संगठन भी काम करें। ऐसे तो सशक्तिकरण के रूप में गैर सरकारी संगठन को हम लेते हैं कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप गैर सरकारी संगठन है, लेकिन उसके पीछे जो बैकिंग होती है, उसका जो है सपोर्ट होता है, वह सरकारी संगठन का होता है। क्योंकि जिस वक्त वो बैंक से जुड़ जाता है, जिस तरह वित्तीय सहायता बैंक की द्वारा मिलने लगती है, तो वह एक उसमें सरकारी सहभागिता भी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से उनमें विकास होता है। छत्तीसगढ़ हमारा जो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जो राज्य था हमारे भारतवर्ष का, वह बहुत पिछड़ा हुआ राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ के दूर दराज पहाड़ी गांव में, जहां जो है माना जाता है कि निरक्षर और निर्धन महिलाओं का एक समूह था, जिसे उदाहरण के रूप में लिया जाता है कि माँ बलेश्वरी समूह जो था वह बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के एक राजनंद गांव है जहां पर निरक्षर और निर्धन महिलाओं का एक समूह था। वहाँ एकजुट होकर महिलाओं ने माँ बलेश्वरी समूह दिया, और उन्होंने एक छोटे रूप में उद्योग की स्थापना की, उसकी शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद उन्होंने कम मजदूरी में वह ठेका कम मजदूरी में वह काम करने लगी। इस तरह उन्हें ऐसा हुआ कि 1.75 करोड़ की बचत उनके पास हुई सेल्फ ग्रुप के द्वारा, उस बालेश्वरी समूह को। अब उसमें जो है वो उन्होंने क्या किया, उस बचत के द्वारा वह फर्श और पत्थर काटने का ठेका लेने लगी। वह ग्रुप जो है लिया, और उसमें उसे ज़मीन कुछ पट्टे पर लिया, जिसमें वह मछली पालन करने लगा, कुछ पशुओं के प्रजनन का काम वहाँ पर होने लगा, साइकिल की दुकान वगैरह खोली गई। इस तरह एक उस समूह के द्वारा जो है छोटे रूप में शुरू किया गया, और एक छत्तीसगढ़ में, और एक बड़े रूप में वह धीरे धीरे करके उसमें जो है महिलाओं
का ज़्यादा सहयोग मिला, महिलाओं से ज़्यादा जुड़ी लगेगी और उससे उन्हें अपने निर्धनता और गरीबी को दूर करने में काफ़ी सहयोग मिला। तो वो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये सशक्तिकरण के माध्यम से एक बहुत सारा परिवर्तन जो है एक होता है। पंचायती राज व्यवस्था जो हमने कल चर्चा की थी कि 1992 में जो संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था में इस आकार को और बढ़ाया गया, इसको बहुत विस्तृत आकार का रूप, इसको विस्तृत रूप में बढ़ाया गया। इसमें बहुत सारे जो छोटे पंचायत और बड़े पंचायत इन सबको जोड़ा गया, वो सबको जोड़ा गया और उसमें जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि उनके तरह सहयोग लिया गया। ये पंचायत, उसमें संविधान में जो परिवर्तन लाया गया, पंचायती राज को अधिकार दिया गया, उस अधिकार के द्वारा कई जो है सिफारिशें की गई। उसमें लाया गया कि भाई वो पंचायत के रूप में, जिला परिषद के रूप में इन जो पिछड़े वर्ग जो समाज हमारे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लाभान्वित हों और लाभ उठाएं। अभी इसमें बहुत काम करना है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार के या झारखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में इनमें जागरूकता नहीं आती है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उन राज्यों में इसमें जागरूकता आई है। वहाँ के जो पिछड़े समाज या आदिवासी समाज के लोग हैं वह इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, जो एम्पावरमेंट की चर्चा हमने की, उनके द्वारा, सशक्तिकरण के द्वारा उसका लाभ जो है कहने का मतलब कि एक पंचायती राज में सशक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो निष्क्रिय थे उसको सक्रिय बनाया गया। उस सक्रियता की वजह से ही उन समुदायों को, वह कमजोर वर्गों को वह लाभ मिला। इसके बाद ये एम्पावरमेंट की चर्चा में जो है कुछ थोड़ा सा सामाजिक सशक्तिकरण भी, सोशल एम्पावरमेंट भी लोगों को मिला। ये तो हमने आर्थिक की चर्चा की, सामाजिक सशक्तिकरण भी, सशक्तिकरण भी मिला। जो कमजोर वर्ग के महिला और जो कमजोर वर्ग के महिला और थे और जो बच्चे थे, कानून के द्वारा कई धाराओं में चर्चा की गई। पिछड़े वर्गों की धारा 16 में बताई गई है, धारा 46 में राज्य के सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करता है। नौकरियों में सीटों का भी आरक्षण दिया गया जो है सामाजिक समीकरण के रूप में। तो ऊपर से नीचे तक इस दृष्टिकोण से उन्हें लाभ दिया गया उस संविधान के द्वारा। उसमें संशोधन किए गए, उसमें सशक्तिकरण के द्वारा उसमें संशोधन किया गया और एक विचार उसमें उठना, जिसमें बहुत सारा आप समाज में हम लोग देखते थे कि अनैतिक देह व्यापार होता था, उसको रोका गया। 1956 में लिया गया। दहेज निवारण अधिनियम भी 1961 में लाया गया। महिलाओं में सती प्रथा के अधिनियम को 87 में दूर किया गया। इस तरह बाल शिशु के देखभाल के संरक्षण अधिनियम को 2000 ईस्वी में लाया गया। अत्याचार निवारण अधिनियम को 1979 में लाया गया। ये सब जो है सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में लाता है, जो विभिन्न संविधान के अनुच्छेद से जोड़ दिया गया। तो इस तरह हुआ कि जो पिछड़े वर्ग जो इस चीज को नहीं समझ रहे थे, इनका विकास नहीं हुआ था, वे विकास की मूलधारा में जुड़े और उनमें एक परिवर्तन लाया, एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ, अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाए, अपना सब चीज में प्रभावित हुआ। कल्चरल एक एम्पावरमेंट मिला उन्हें। एक अगला होता है सामाजिक के बाद कल्चरल एम्पावरमेंट भी होता है। समाज के रीति और व्यवहार से भी कुछ हम लोग प्रभावित होते हैं, उसकी प्रक्रिया जो है धीमी पड़ जाती है। इसे तो सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए हमें मदद की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से सामाजिक तनाव होता है, सामाजिक प्रतिरोध होता है। जिसे आदिवासी समाज जो है इसका अच्छा उदाहरण होता है, जिनको शोषण से अगर बचाना अगर है, छूट दिलवाना है, तो उन्हें कल्चरल रूप में थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा। कल्चरल रूप में बेहतर समाज बनाने के लिए में विकसित करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो समाज है उससे कल्चरल रूप में आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनको शोषण से बचा सकते हैं। जो शोषित वर्ग हैं उनसे बचा सकते हैं, उन सुविधाओं को देकर। तो इस तरह ये निर्धनता और की जो चर्चा हमने की, या सामाजिक रूप में या कल्चरल रूप में, इन सब बातों की चर्चा करने पर समाज के कमजोर वर्गों को आत्म सहायता समूह के द्वारा
सशक्त बनाया गया और सशक्तिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई गई, इन योजनाओं का लाभ जो है हमारे समाज के वंचित वर्ग को मिला। इसमें ज़्यादातर परिवर्तन जो है 70 और 80 के दशक में ज़्यादा परिवर्तन हमारे भारतवर्ष में हुआ। कुछ पश्चिमी देश जो हुए, पश्चिमी देशों की नकल की वजह से हमारे जो है, आपने बताया कि जो कर्नाटक में जो है मराइडा योजना, या गुजरात में जो एक सेवा योजना चलाई जाती थी, या विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी संगठन ट्रैसम वगैरह जो लागू किया, इस तरह की ग्राम विकास की योजना जो लागू की गई आत्म सहायता समूह के द्वारा, उनका इसमें जो है लाभ मिला। इसमें जो है बताया गया है कि जो ग्राम विकास में जो है वह सिर्फ आवासीय और शिक्षा से संबंधित नहीं है, कुछ कानूनी सहायता अगर किसी को देनी है वह भी एक आता है, कानूनी सहायता देनी है तो वह भी एक आता है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। या कृषि या बागवानी या फूलों की खेती वगैरह, वह भी एक इस कार्यक्रम के आता है। आवास, शिक्षा और ये सब तो हमने जुड़ा ही, लेकिन कुछ छोटे छोटे और कार्यक्रम हैं जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। खेती को जोड़ा, खेती के में फूल की खेती कीजिए, बागवानी की खेती कीजिए, वे भी लाभप्रद होता है। अन्य प्रकार की खेती तो इससे जुड़ी हुई है ही, लेकिन इस तरह के और भी कई काम जो है इससे जुड़ जाते हैं, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। अंत में थोड़ी सी चर्चा हम सशक्तिकरण के बाद थोड़ा सा सूचना तंत्र की चर्चा हम करते हैं कि हमारा सूचना, शिक्षा और संचार, जिसे अंग्रेजी में IES कहते हैं, सूचना, शिक्षा और संचार, सूचना इंफॉर्मेशन, शिक्षा एडुकेशन और संचार कम्युनिकेशन। सूचना तंत्र का भी हमारे ग्राम विकास में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले हम संचार है की थोड़ी चर्चा करते हैं। संचार जो है वह हम हर जगह हम संचार को जोड़ते हैं, संचार को लेकर चलते हैं। संचार जो है ये लोगों का एक समुदाय का एक बहुत बड़ा साधन है, एक दूसरे से मिलने जुलने का। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना संचार के हम एक दूसरे से कट जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वह जीवन जो हमारा जो है कि तो यह संचार जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार के अभाव में न सामाजिक कोई जीवन संभव होता है, न कोई प्रगति हो पाती है। तो संचार जो है मानव समाज की एक रीढ़ होती है। तो संचार का रोल जो होता है ग्राम विकास में एक बहुत बड़ा रोल वह होता है। तो अब पहले समय में जब संचार की सुविधा हमारे यहाँ बहुत कम थी, शुरू में स्वाधीनता के पहले जब हमारे यहाँ संचार का साधन सिर्फ रेडियो ही था, और रेडियो जो था कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। वह रेडियो का जो कम्युनिकेशन था वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। तो उस रेडियो के द्वारा भी संचार का काम जो है गाँवों में लाया जाता था। रेडियो के जैसे हमने उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे कृषि के चर्चा रेडियो पर होती थी, कृषि की चर्चा होती थी, पशुओं के नस्ल में सुधार की चर्चा होती थी, शिक्षा की चर्चा होती थी उस रेडियो कार्यक्रम के द्वारा। तो उससे कुछ ग्रामीण जनता उन बातों को सुनकर उनसे लाभ वह लेती थी। लेकिन 1959 के बाद से धीरे धीरे टेलीविज़न आया। 70 के दशक में, 70 के बाद तो टेलीविज़न और रंगीन टेलीविज़न आ गया, और वह एक बहुत बृहद रूप में गांव-गांव में या शहर में आया, शहर से फिर गांव में फैलने लगा। और आज तो टेलीविज़न जो है समाज का एक अंग हो गया है। यह भी संचार का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। तो शुरू से देखिए कि रेडियो, और रेडियो के द्वारा जो विभिन्न कार्यक्रम होते जाते थे ग्रामीण समाज के लिए, जो प्रसारित किए जाते थे, उसका लाभ उसमें महिलाओं को भी लाभ मिलता था, किसानों को भी लाभ मिलता था, समाज के हर क्षेत्र को लाभ मिलता था। बहुत सारे जो समाचार जो रेडियो द्वारा ही हमें मालूम होते थे। और उसी में जो क्रांति आई तो धीरे धीरे टेलीविज़न आया। टेलीविज़न के बाद वह मोबाइल आया, मोबाइल के रूप में वह इनके द्वारा यह भी टेलीफोन आया, मोबाइल आया, टेलीविज़न आया। अब तो बगरा थी वो सैटेलाइट केबल वगैरह आ गया।
इग्नू ने भी अपने कृषि और विज्ञान के 2 विषय को चैनल को शुरू किया है। इग्नू ने भी शुरू किया है, इग्नू ने कृषि और विज्ञान के 2 चैनल को चालू किया है। उसके द्वारा भी समय उसका निर्धारित है, उसको भी हम सुनते हैं। और गांव के आदिवासी या ग्रामीण इलाकों जिस क्षेत्र के लोग हों, उस विशाल जनसमूह को इसका फायदा प्राप्त होता है। तो यह संचार तभी हो सकता है जब हमारे यहाँ साक्षरता का, संचार का लाभ तभी मिल सकता है जब हमारे यहाँ साक्षरता में वृद्धि हो। जो ग्रामीण दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो बहुत शहर से दूर हैं, जहाँ पर कोई साधन नहीं है, तो वह जो रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से जो प्राप्त करते हैं, उसके लिए उनमें साक्षरता जरूरी है। आज भी हम मानते हैं कि जो अभी हमारे यहाँ कुछ राज्यों में तो ऐसा हुआ है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, केरल वगैरह में, कि साक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक है, करीब करीब 90 और 95 के आसपास हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, जहाँ पर साक्षरता का बहुत अभी अभाव है। अभी माना जाता है कि 70%, 72% के लोग व्यक्ति साक्षर हुए हैं। उसकी वजह से जो दूर ग्रामीण में रहने वाले जो निरक्षर व्यक्ति हैं, वे संचार माध्यमों का लाभ उतना नहीं ले पाते हैं, माध्यमों का लाभ नहीं ले पाते हैं। और दूसरी ओर जो गरीबी जिनके पास होती है, वे संचार माध्यम उनके पास उपलब्ध नहीं होता है। अभी भी हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, लगभग 40-42% जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी क्रय शक्ति बहुत कमज़ोर है, जो रेडियो और टीवी खरीदने लायक नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अखबार भी नहीं ले सकते हैं, जो परिवहन का साधन जिनके इलाके में बहुत कमज़ोर है। तो मतलब कि शिक्षा जो है, गरीबी जो है, संचार के साधनों को उपलब्ध नहीं है, उसके लायक उनके पास पैसा नहीं है, वे नहीं रख पाते हैं, अखबार भी नहीं रख पाते हैं। इसकी वजह से भी वे जो है, जो हमारे सामाजिक गतिविधि जो हमारी होती है या राष्ट्रीय गतिविधि, उससे वो नहीं जुड़ पाते। इसमें अभी इस दिशा में अभी हाल के वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा भी, जहाँ तहाँ गाँव में टेलीविज़न वगैरह की धीरे धीरे पैठ हो रही है, धीरे धीरे लोगों में एक जागृति आ रही है। लेकिन अभी ये दिशा में बहुत हमें काम करना है गांव में, अभी बहुत जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। पहले हमारे यहाँ पावर नहीं था, पावर की कमी थी, बिजली की कमी थी। इसकी वजह से भी अब तो कुछ राज्यों में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है। इनसे इन्हें जुड़ना है। जो साधन जो जगह जुड़ गए उन्हें तो खैर उनमें वो सब सुविधाएं वहाँ मिल रही है, लेकिन जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन्हें वह संचार के द्वारा उनका ग्राम विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह जो नई नई खोज जो होती है, नई नई जो विकास संबंधित खोजें आती हैं, उनकी सूचना संचार के अभाव में हमें नहीं हो पाती है, उसका हम ग्रहण नहीं हो पाते हैं। यह संचार की प्रक्रिया में एक बताया गया है कि जो भी स्रोत होते हैं, तो पहला तो स्रोत, उसके पहले स्रोत की व्यवस्था की जाए, सोर्सेज की व्यवस्था करनी है। संचार की प्रक्रिया में पहले तो स्रोत को रखा जाए, तो जिस स्रोत के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हो जाती है, और उसका माध्यम रखा जाए। और इसके बाद जो माध्यम, जो प्राप्त करने वाला जो श्रोता है, 3 कड़ियाँ उसमें है, स्रोत की है, और पहला है माध्यम की, संदेश के माध्यम की, और तीसरा है श्रोता की। उसमें 2 स्रोत और श्रोता, 2 अंतिम है, और बीच में संदेश होता है, माध्यम जो होता है। अब किस माध्यम के द्वारा संचार की प्रक्रिया हमारे यहाँ लागू होगी, इस पर है हमें काफ़ी काम करना है और खोज करना है। तो इस पर हमारे यहाँ भारतवर्ष में इसकी व्यवस्था की जा रही है धीरे धीरे करके। इसमें बहुत सारे जो है, आप देखिएगा कि हमारे क्षेत्र के जो बहुत सारे विकसित गांव जो हमारे देश के जो हैं, जो विकसित गांव, जहाँ गुजरात हो, हरियाणा हो, जहाँ के विकसित गांव हैं, तो संचार के माध्यम में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वे और उस संचार के माध्यमों का वे लाभ बहुत लेते हैं, और उसमें एक रचनात्मक परिवर्तन उनमें आया है, या हम देख रहे हैं कि उसमें यह होता है
कि जो उसके जो बुनियादी स्रोत जो है संचार के, वह जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक सक्रिय रूप में काम कर रहा है। सक्रिय रूप में कहने का मतलब कि बहुत ऐसा होता है जहाँ वो टेलीविज़न की व्यवस्था हो, जो जो एक तरह से जो सामूहिक होता है, या अगर कुछ व्यक्ति जो है नहीं खरीद पाते हैं तो वहाँ सामूहिक टेलीविज़न की व्यवस्था की जाए, सामूहिक अखबार मंगाने की व्यवस्था की जाए। इस तरह या कुछ पोस्टर के द्वारा, कुछ प्रिंटेड सामग्री के द्वारा, ये सब भी साधन जो हैं ये सब संचार के अंतर्गत आते हैं। पोस्टर, प्रिंटेड सामग्रियों को जहाँ तहाँ उपलब्ध किया जाए, वहाँ पर हर क्षेत्र में, गाँव के रूरल साइड में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन्हें यह चयनित कर उनको भेजा जाए और उन्हें दिया जाए। तो इस तरह ये संचार का माध्यम जो हमने बताया कि जो चल रहा है, तो उसमें यह होता है कि अब हमारा देश तो विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न प्रवृत्तियों का देश है, विभिन्न भाषाएं हैं। तो यह संचार है, ऐसे हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को हम लेते हैं। हिंदी बोलने वाले हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक लोग हैं, तो यह माना जाता है। लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे दक्षिण भारत के जो गाँव हैं या पहाड़ी क्षेत्र के जो गाँव हैं, जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, वहाँ पर जो है उनकी भाषा में व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर उन्हें संचार के रूप में उसकी भाषा में व्यवस्था, उस तरह की पत्रिका का, उस तरह के टेलीविज़न का, उस तरह के समाचार पत्र का, उस तरह के इंटरनेट के द्वारा प्रसारण का, या पोस्टर का, या बोर्ड का, या होर्डिंग का, इस तरह के उनकी भाषा में, लोकल भाषा में उन्हें जो है यह प्रसारित किया जा रहा है और इस तरह उन्हें वह लाभान्वित किया जा रहा है। तो इस तरह ये संचार के माध्यम जो है हमारे क्षेत्र में जो दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, और संचार के कई प्रकार के, इसमें होता क्या है कि जो हमने बताया कि बहुत सारी बाधाएं होती है, भाषा की बाधाएं, स्वर की भाषाएं, दृष्टि की बाधाएं, शारीरिक असुविधा जो होती है, खराब, कहीं कहीं रोशनी की व्यवस्था नहीं, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है, कभी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, स्वर की भी कमी होती है। तो इस तरह ये जो है संचार में जो बाधाएं पैदा होती हैं, उसमें होता है कि उसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर होता है। उनमें होता क्या है कि वे तो ऐसे ऐसे उपाय किए जाएं उन बाधाओं को दूर करने के लिए, वैसे ऐसे कार्यक्रम दिए जाएं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम को चलाए जाएं सरकार के द्वारा, जो उनकी अभिप्रेरणा को या उनके विचारों को, उनकी शिक्षा को वह प्रोत्साहित करे। प्रत्येक समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनका उन पर जो उसका दूरगामी प्रभाव उनका कुछ नहीं होता है। उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके विकल्पों को दूर करने के लिए, उनकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। उसमें कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी काम करते हैं और कुछ सरकार के द्वारा भी क्षेत्र में काम किए जाते हैं। वह शिक्षा के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, अभिप्रेरणा के द्वारा, या आप कहें समाजीकरण के द्वारा, मोटे तौर पर कहें कि इन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। इसलिए आईसी की रणनीति की चर्चा जो हमने की कि सूचना, शिक्षा और संसार जिसे कहिएगा, इनकी चर्चा की, तो उसमें बहुत सारे बदलाव धीरे धीरे लाया जा रहा है। ग्राम विकास में सूचना, शिक्षा, संस्कार के प्रयासों को आमतौर पर उसमें उन विचारों को लाया गया है और उनमें एक परिवर्तन की दिशा में हमारा कार्य हो रहा है। इस तरह ये सूचना संचार और ये इसका जो सूचना कहिए कि सूचना के लिए टेक्निकली जो है हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां टेक्निकली रूप में जिसको विकसित टेक्नोलॉजी के रूप में उसका उपयोग जो है संचार के रूप में लाया जा रहा है। यह भी आईटी सेक्टर में भी हमारे यहाँ काम हो रहा है। आईटी सेक्टर में अभी बहुत हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए आईटी सेक्टर में उसका काम हो रहा है सूचना के युग में, क्योंकि बगैर सूचना के, बगैर कोई संचार के टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन हम नहीं ला सकते हैं। नई नई जो खोज होती है, नए नए जो प्रयोग होते हैं आधुनिक समाज में, नए नए जो विदेशों में या राज्य, स्टेट से बाहर या राज्य से बाहर या देश से बाहर जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है, उसके लिए संचार ही माध्यम है जो हमें लाभान्वित कर सकता है
उसका लाभ ले सकते हैं और उसमें एक ड्रास्टिक चेंज कहिए या एक विश्वव्यापी चेंज ला सकते हैं। क्योंकि भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ पर जो है हमने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ देश है। तो ऐसी स्थिति में एक सूचना क्रांति जब तक नहीं आएगी, संचार के माध्यम में क्रांति नहीं हो, मीडिया के द्वारा हो या ये आईटी के द्वारा हो, इनमें एक परिवर्तन नहीं लाया जाएगा, तब तक हमारी जीवन शैली नहीं बदल सकती है, तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। उसमें कल्चरल परिवर्तन भी होता है और एक सामाजिक परिवर्तन होता है, कुछ राजनीतिक दृष्टि से भी अपना उसका परिवर्तन होता है, राजनीतिक लाभ भी वो लेने लगते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह इस क्षेत्र में हमारे भारतवर्ष में बहुत काम करना है। ऐसे भारत हम मान लिए कि गाँव का देश है, गाँव में अभी बहुत सारे इस क्षेत्र में काम करना है, सूचना टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में इसमें बहुत सारा काम भी करना है, लेकिन सरकार के द्वारा रोज इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में रोज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद।